हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2। लेक्चर 2 में आज हम शुरू करेंगे एक क्वेश्चन से। क्या तुम बता सकते हो कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो तुम बोलोगे कि हाँ, हम बहुत लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, क्लास 8 में भी पढ़ा था, क्लास 10 में भी पढ़ा था कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्यों नहीं है? देखो, वेक्टर का जो डेफिनेशन था हमारा कि वेक्टर जो होता है एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है। अब करंट का भी मैग्नीट्यूड है 1 एम्पियर 2 एम्पियर एक्सेट्रा, और करंट का भी डायरेक्शन है, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट का डायरेक्शन भी है, तब भी क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी है? कि तुम बोलोगे कि इट्स डायरेक्शन डज नॉट मैटर, लेकिन डायरेक्शन मैटर करते हैं। कैसे कि मान लो यहाँ पर 3 ब्रांच है ऐसे। अब यहाँ से करंट जा रहा है 10 एम्पियर, इधर है करंट 3 एम्पियर, तो ये क्या होगा? ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एम्पियर। अब देखो, इसका डायरेक्शन क्यों मैटर करते हैं कि एक का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। तो मान लो कि 3 एम्पियर का डायरेक्शन ये हो गया, तो अब देखो इधर से 10 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, मतलब ये बन जाएगा अब 13 एम्पियर। तो एक ब्रांच में करंट का डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो रहा है कि और एक ब्रांच में करंट का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन मैटर करता है। तो करंट का डायरेक्शन अगर मैटर करता है तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि इसका डायरेक्शन का जो एंगल है, एंगल का ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। अर्थात इसका 2 ही डायरेक्शन हो सकता है, यानी तो यहाँ से बाहर और अंदर, और कोई डायरेक्शन का कोई रिलेशनशिप इधर नहीं है। तो करंट को क्या बोलेंगे हम कि अगर तुम लोगों का क्वेश्चन में मेंशन किया है ये वर्ड टेंसर, तो करंट होगा एक टेंसर क्वांटिटी। अगर टेंसर मेंशन नहीं है तब तुम लिखोगे करंट एक स्केलर क्वांटिटी। नाउ अब हमें देखना है कि करंट टेंसर और स्केलर क्यों है, क्यों करंट वेक्टर नहीं है। इसको समझने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसका नाम है करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी से हम स्टार्ट करेंगे, तो चलो हम पहले हेडिंग लगाते हैं करंट डेंसिटी। तो हम इसको मिटा देते हैं अभी के लिए, और हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इस करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करेंगे। अब करंट डेंसिटी क्या है कि मान लो कि हमारा एक वायर है, ये एक वायर, और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो ये है A और S। सो S है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मान लो कि इस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट का वैल्यू है I। तो एस क्रॉस सेक्शन से I करंट फ्लो हो रहा है, और I का जो डेफिनेशन है वो है I इक्वल टू Q/T। मतलब इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो है इसका करंट, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब देखो कि यहाँ पर S है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो करंट डेंसिटी एक क्वांटिटी है। कैसे हम डिफाइन करते हैं? करंट डेंसिटी जो कि है J इक्वल टू करंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब हो गया कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट जा रहा है उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर रहा है। तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना करंट जा रहा है वो है उसका करंट डेंसिटी।
अगर करंट ज़्यादा होगा तो करंट डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो करंट डेंसिटी कम होगा। तो करंट डेंसिटी का मतलब हो गया कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मान लो अगर ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, तो यहाँ से चार्जेस फ्लो हो रहा है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन यहाँ से हर एक पॉइंट से चार्जेस फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एक एरिया ले लो, कोई भी एक एरिया हमने ले लिया, इस एरिया से कितना करंट होगा कि करंट जो है, जितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कुछ कुछ एरिया से निकल रहा है। मतलब यहाँ अगर इस एरिया एस है और इस एरिया से करंट कितना जा रहा है, इस एरिया से करंट अगर फ्लो हो रहा है I, तो J इक्वल टू हम लिखेंगे I बाई एस। अभी देखो कि हम अगर ऐसा होता है कि हमने एक क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लिया, मान लो कि ऐसे एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, तो थोड़ा सा ये टिल्टेड है इसके रिगार्डिंग। अब क्या होगा कि अगर हम ऐसे क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो गया हमारा, ये हो गया एस प्राइम। अभी देखो कि करंट यहाँ से जितना फ्लो हो रहा है, करंट तो यहाँ से भी उतना ही फ्लो हो रहा है, करंट का वैल्यू सेम है दो ही केस में। लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा है। मतलब करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा था तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी तक परपेंडिकुलर था। अभी हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा सा एंगल में बेंड कर दिया। तो इसमें से क्या होगा कि हमें करंट डेंसिटी अब कैलकुलेट करना है अगर, तो करंट डेंसिटी कितना लिखेंगे, I बाई करंट डेंसिटी तो वही रहेगा, क्योंकि करंट डेंसिटी क्यों चेंज होगा, करंट सेम है तो करंट डेंसिटी भी सेम रहेगा। लेकिन अगर हम S को टिल्टेड कर देंगे तो यहाँ पर हमें लेना है S की जगह S cos थीटा। मतलब अगर इसका साथ इसका एंगल, ये जो S है, इसका एंगल परपेंडिकुलर जो लाइन है वो है ये लाइन, और करंट का डायरेक्शन है ये। यहाँ पर क्या था कि करंट का डायरेक्शन और जो एरिया का ऊपर परपेंडिकुलर वो सेम था, ये था एरिया का ऊपर परपेंडिकुलर, यही था करंट का डायरेक्शन, तो सेम था। अब क्या हो गया कि करंट का अब क्या है कि सरफेस एरिया का साथ करंट का एक एंगल क्रिएट हो गया, वो है थीटा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एनालॉजी जो है वो है एक वाटर पाइप का। तो मान लो ये एक हमारा वाटर पाइप है। अब देखो वाटर पाइप का साथ करंट का रिलेशन क्या है। वाटर पाइप से क्या फ्लो होता है, इस वायर से फ्लो होता है चार्ज का, चार्ज फ्लो होता है, और वाटर पाइप से फ्लो होता है वाटर। यहाँ पर हम लिखेंगे कि चार्ज पर यूनिट टाइम वो है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वाटर करंट। अब क्या है कि अगर हम सरफेस एरिया ऐसे परपेंडिकुलरली लेंगे तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू होगा वाटर करंट I बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम इस एरिया को ऐसे टिल्टेड कर देंगे तो एरिया कुछ भी ले लो, यहाँ से जो वाटर आ रहा है बाहर, वाटर का अमाउंट तो सेम रहेगा। अगर यहाँ पर करंट का अमाउंट सेम रहेगा, हम ऐसे सरफेस ले यहाँ ऐसे ले, करंट तो सेम रहेगा। यहाँ पर भी सरफेस को जैसे ही लो, जैसे ही सरफेस लो, करंट क्या होगा, वाटर का अमाउंट जो है वो सेम रहेगा, मतलब करंट जो है वो सेम है। तो क्या है कि करंट डेंसिटी जो है वो हम कैसे लिखेंगे, तो इस केस में अगर इसका एरिया S प्राइम है तो हम लिखेंगे J इक्वल टू करंट बाई S प्राइम कॉस थीटा।
तो हमें क्या मिला कि अगर हम प्राइम को हटा दें तो फॉर्मूला बन जाएगा J इक्वल टू आई बाई कॉस थीटा, और हम लिख सकते हैं I इक्वल टू J इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। और देखो I को हम ऐसे लिख सकते हैं J डॉट एरिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वहाँ हम क्या करे थे कि गॉसेस लॉ को एरिया वेक्टर के साथ डिफाइन किए थे। यहाँ देखो सेम एक रिलेशनशिप हमें मिल रहा है, जैसे होता है फाई इक्वल टू ई डॉट एस, जहाँ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एस है सरफेस एरिया और फाई है फ्लक्स। उसी तरह यहाँ पर J है करंट डेंसिटी, एस है सरफेस एरिया एंड I इज द करंट। सो फ्लक्स का साथ I रिलेटेड है, J का साथ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों ही केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब हमें ये मिल गया कि जैसे कि फाई क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक उसी तरह यहाँ पर J करंट डेंसिटी और A सरफेस एरिया, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट का स्केलर होने का कारण। और हमने करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन किया, J इक्वल टू आई बाई एस कॉस थीटा। तो इसका जो इंटीग्रल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा गॉसेस लॉ था इंटीग्रल फॉर्म में, वो क्या था कि इंटीग्रल फॉर्म में गॉसेस लॉ जो था वो था फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस। ठीक उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू होगा सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट डी एस, जहाँ J है करंट डेंसिटी और S है सरफेस एरिया। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, देखो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो J इक्वल टू तो I बाई एस मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये है करंट डेंसिटी का यूनिट। और करंट डेंसिटी का डायमेंशन कितना होगा, करंट डेंसिटी का डायमेंशन होगा एम्पियर मतलब A और मीटर टू द पावर -2 मतलब L टू द पावर -2। तो ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी का डायमेंशन। अब बच्चों देखो एक सवाल लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक वायर है, जो वायर देखने में कुछ ऐसा है, ये एक वायर है। अब इस वायर का देखो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है AS1, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है S2, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है S3। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ अगर यहाँ पर करंट डेंसिटी J1, यहाँ पर करंट डेंसिटी J2 और यहाँ पर करंट डेंसिटी J3 है, तो इन सब का रिलेशन क्या है कि ऑप्शन ए J1 ग्रेटर देन J2 ग्रेटर देन J3, ऑप्शन बी है J2 ग्रेटर देन J1 ग्रेटर देन J3, ऑप्शन सी है J3 ग्रेटर देन J1 ग्रेटर देन J2, और ऑप्शन डी है J1 इक्वल टू J2 इक्वल टू J3। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो यहाँ पर देखो J है करंट डेंसिटी, यहाँ पर J2, यहाँ पर J3। अब करंट क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमें पता चल रहा है कि सर देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ज़्यादा है, ये उसका बाद है और ये इसका बाद है। अब करंट क्या होगा, करंट क्या यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर और भी ज़्यादा होगा, या करंट डेंसिटी ज़्यादा कम होगा? तो हमारा रिलेशन क्या है, I इक्वल टू है J इंटू एस। अब S तो हमें पता चल रहा है कि S का वैल्यू तीनों केस में डिफरेंट है। अब इस
रिलेशन में से अगर जे का रिलेशन निकालना है, हमें एस पता है, एस का रिलेशन क्या कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। अगर आई और जे में से जे को कैलकुलेट करना है तो आई को हमें देखना होगा कि आई ज़्यादा है या कम है। तो जे इक्वल टू कितना होता है, जे इक्वल टू होता है आई बाई एस। अब क्या है, आई का वैल्यू देखना है। आई देखो, आई अगर समझना है तो देखो क्या करना होगा कि मान लो ये एक वाटर पाइप है। अगर वाटर पाइप है तो इधर से वाटर अंदर जा रहा है और इस पॉइंट से वाटर बाहर आ रहा है। अब इसका बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां वाटर बाहर निकल सकता है और अंदर आ सकता है। मतलब इस साइड से जितना वाटर अंदर जाएगा इस साइड से उतना ही वाटर बाहर आएगा। तो मतलब कोई पे भी तुम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, क्या होगा कि जितना वाटर इधर से आ रहा है उतना ही वाटर इधर से जा रहा है, उतना ही वाटर इधर से जा रहा है और उतना ही वाटर इस सेक्शन से भी जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का साथ कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर करंट जितना है यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। मतलब तुम्हारा तार अगर स्ट्रेट है तो हर एक जाएगा करंट सेम है। अगर तार ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ले लिया कि तार अगर ऐसा है कि कोई पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है किसी पॉइंट में कम है तो क्या होगा, तब भी यहाँ पर करंट हर एक पॉइंट में सेम होगा, जितना करंट यहाँ जितना करंट यहाँ। क्योंकि बीच में किसी भी पॉइंट में ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई चार्ज आ रहा है। मतलब अगर यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर करेगा तो यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज ही बाहर आएगा, क्योंकि बीच में से कहीं पे भी चार्ज का रुकने का जगह नहीं है। मतलब हमें मिल गया कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। यहाँ पर करंट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर करंट जो है यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ और उसके बाद यहाँ। तो करंट का साथ क्या रिलेशन हमें मिल गया, देखो कि अगर यहाँ पर करंट कांस्टेंट है सो J इज प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/S। सो जहाँ पर S का वैल्यू सबसे ज़्यादा है वहाँ पर डेंसिटी सबसे कम होगा। तो J2 होगा, ये पर डेंसिटी होगा मिनिमम, यहाँ पर करंट डेंसिटी होगा मैक्सिमम और यहाँ पर करंट डेंसिटी होगा इन बिटवीन। सो J3 सबसे ज़्यादा है, J3 ग्रेटर देन J1 ग्रेटर देन J2। तो ऑप्शन सी है जो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। और एक तरह से समझते हैं, अगर करंट सेम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, करंट का जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे जगह है करंट को जाने के लिए और यहाँ पर कम है, यहाँ पर और भी कम है। तो करंट अगर सेम है तो यहाँ पर बहुत स्पीड से करंट पास होगा। वाटर जैसे होता है, वाटर क्या होगा, यहाँ पर स्लो, यहाँ पर और भी स्लो हो जाएगा और यहाँ पर बहुत स्पीड हो जाएगा। जितना ज़्यादा स्पीड है चार्ज का उतना ही ज़्यादा है करंट डेंसिटी। तो मान लो यहाँ पर हमारा एक कंडक्टर है, ये है हमारा कंडक्टर। इस कंडक्टर के दोनों साइड में हमने सेल कनेक्ट किया और सेल कनेक्ट करने से इसका दो साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इन दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, जहाँ इधर है प्लस और इधर है माइनस। मतलब ये हायर पोटेंशियल में और ये लोअर पोटेंशियल में, ठीक है। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे कि इस सरफेस और इस सरफेस दोनों एक सरफेस है, दोनों सरफेस का बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है V। अगर इसका लेंथ L है
तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना होगा, E इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, E इक्वल टू V बाई L। कैपेसिटर में पढ़ा था ना कि कैपेसिटर में क्या होता है, ये एक प्लेट है और ये दूसरा एक प्लेट है, दोनों प्लेट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है V बाई दोनों साइड का डिस्टेंस D। तो अगर दो सरफेसेस है और उस सरफेसेस का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय दोनों सरफेस का सेपरेशन, वो है L। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब मान लो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो कंडक्टर के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने एक इलेक्ट्रॉन लेकर देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है। एक अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन फील्ड का ऑपोजिट में एक फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स होता है F इक्वल टू QE। अब इस फोर्स के कारण इस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा E इंटू E बाई M। ये है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब देखो कि जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेशन के साथ मूव करना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ पर बैठा है इमोबाइल आयंस, जो इमोबाइल आयन का साथ उसका होगा कोलिशन, और कोलिशन का साथ साथ इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है वो मोमेंटरीली जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो होने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, नहीं, क्योंकि उसका ऊपर फोर्स तो लगे है, तो वो क्या होगा, मोमेंटरीली स्टॉप होगा, फिर से स्टार्ट होगा, फिर से स्टॉप होगा, फिर से स्टार्ट होगा। तो ऐसे वो रुक रुक कर चलेगा। इस रुक रुक कर चलने का सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज स्पीड होता है, वो एवरेज स्पीड को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब ड्रिफ्ट स्पीड का कैलकुलेशन अगर करना है तो हमें उस एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना होगा कि मान लो कि हमारे कंडक्टर में टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कैपिटल N। सो लेट वी हैव n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एक का हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम न्यूटन्स लॉ से क्या मिलते हैं, जो मिलेगा वो है कि V इक्वल टू U1 प्लस A इंटू T1, जहाँ A है E इंटू E बाई M। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन जो होगा वो सेम होगा। लेकिन क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का टाइम डिफरेंट हो सकता है। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है कि वो दो एटम को छोड़ के क्या कोलिशन हो रहा है इस एटम के साथ और इस एटम के साथ, तो इसका कोलिशन इधर से इधर हो रहा है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसका इन दोनों पॉइंट में कोलिशन हो रहा है, मतलब कोलिशन टाइम जो है शुरू से लेकर कोलिशन तक टाइम डिफरेंट हो सकता है। उसीलिए उसका वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी भी डिफरेंट हो सकता है। और इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से आएगा, जो पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो थर्मल रैंडमनेस और अर्थात जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है उसी के कारण उसका जो जिगजैग मोशन होता है वो उसका इनिशियल स्पीड है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करोगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे U2 प्लस A इंटू T2, जहाँ कि T2 है, T2 क्या है, T2 है उसका
एक कॉलिशन से दूसरा कॉलिशन का टाइम ड्यूरेशन। ऐसे देखो जो nth इलेक्ट्रॉन है Vn वो होगा Un प्लस A इंटू Tn। तो क्या होगा कि हम सारे वेलोसिटी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी Vd इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn बाई कैपिटल N। और इसको हम लिख सकते हैं कि समेशन I इक्वल टू 1 to n Vi। ये इक्वल टू होगा समेशन I इक्वल टू 1 to n Un Ui प्लस A इंटू समेशन I इक्वल टू 1 to n इंटू Ti। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसको n से डिवाइड करना होगा, नीचे n है तो यहाँ पर भी n डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी n डिवाइड हो जाएगा। अब देखो क्या होगा कि अब जो है इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा कैलकुलेट करने से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा। और वो कैसा होगा देखो, फिर हमें मिल गया Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, इस फर्स्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/n समेशन ऑफ Ui I इक्वल टू 1 to n प्लस A इंटू समेशन ऑफ Ti बाई n। अब देखो समेशन ऑफ Ui क्या है, Ui जो है वो है उसका इनिशियल वेलोसिटी। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे तब जो वेलोसिटी है वो है Ui। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी फील्ड नहीं रहेगा तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो दूसरा इस तरफ। ऐसे क्या होता है कि सारे वेलोसिटी जो है वो कैंसिल हो जाता है, मतलब सारे के वेलोसिटी को अगर हम कंबाइंड करें तो कंबाइंड करके ये 0 आएगा, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 0। और सेकेंड टर्म में A कितना है, A इक्वल टू है E इंटू E बाई M। और ये जो समेशन I इक्वल टू 1 to n Ti बाई n, मतलब एक नंबर इलेक्ट्रॉन का टाइम, 2 नंबर का टाइम, 3 नंबर का टाइम, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का कॉलिशन टाइम को ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे तो इसको हम लिखेंगे टाउ। इस टाउ को क्या बोला जाता है, टाउ है एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द कॉलिशंस, और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि मान लेते हैं कि एक नंबर इलेक्ट्रॉन जो है उसका 2 कॉलिशन का बीच का टाइम है T1, दूसरा इलेक्ट्रॉन का 2 कॉलिशन का बीच में टाइम है T2, तीसरा इलेक्ट्रॉन का 2 कॉलिशन के बीच में टाइम है T3। अगर ऐसा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स कॉलिशन टाइम विल बी एडेड and then divided by number of electron, then we get tau which is called relaxation time। therefore हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और ड्रिफ्ट स्पीड का जो एक्सप्रेशन मिला वो है E इंटू E बाई टाउ बाई M। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को अच्छे से याद रखो, Vd इक्वल टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई M। अब देखो यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंस कौन कौन है। यहाँ पर देखो E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि सारे की जितना कंडक्टर है और नॉन कंडक्टर है सब के लिए सेम। M जो है वो है इलेक्ट्रॉन का मास, और टाउ जो है वो है एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट। मतलब कॉपर का कंडक्टर लोगे
टाउ कॉपर will be not equal to टाउ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रिलैक्सेशन टाइम और कॉपर का रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट होता है, क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कॉलिशन कितना टाइम बाद होगा वो डिपेंड करेगा उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका ऊपर, और डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कॉलिशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो कॉलिशन रेट कम हो जाएगा। तो टाउ जो है वो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, लेकिन दूसरे मटेरियल के लिए, एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल में जाओगे तो कांस्टेंट नहीं है। तो कोई भी एक मटेरियल के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि Vd इक्वल टू E इंटू टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दिया हुआ पोटेंशियल से आया है। अब आप बाहर से पोटेंशियल अगर चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि Vd इज प्रोपोर्शनल टू E, और हम इसको लिखते हैं Vd इज इक्वल टू म्यू E। जहाँ म्यू क्या है कि हेयर म्यू इज इक्वल टू E इंटू टाउ बाई एम, और इसको बोला जाता है मोबिलिटी। इसको बोला जाता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं म्यू इक्वल टू Vd बाई E, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ E इक्वल टू 1 देन वी गेट म्यू इज इक्वल टू Vd। मतलब हम बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, और मोबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है ये है मोबिलिटी का एक्सप्रेशन E इंटू टाउ बाई एम। तो हमें जितना जितना एक्सप्रेशन मिल रहा है हम एक्सप्रेशन को राइट साइड में लिख के रखेंगे। तो इस साइड को हम रिजर्व कर लेते हैं एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। तो हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन जो मिला वो है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू है E इंटू E बाई एम। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला Vd इक्वल टू E इंटू टाउ बाई एम। हमें मोबिलिटी का एक्सप्रेशन मिला वो है E इंटू टाउ बाई, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, E इंटू टाउ बाई एम। ये है मोबिलिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, और बहुत सारे क्वांटिटी आएगा आज के क्लास में, तो उसको भी हम करते हैं, इसीलिए एक एक एक्सप्रेशन को लिख कर रखा यहाँ पर। अब क्या हम कैलकुलेट करेंगे? हम अभी कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन current and drift speed। तो अभी तक ड्रिफ्ट स्पीड मिला और हम लोग अभी वायर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रिक करंट, और ये सब है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और मान लो किसी भी एक दो सेक्शन का बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है L। तो किसी भी दो सेक्शन का डिस्टेंस है L, मतलब हम इस पार्ट ऑफ वायर को ले लिया। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है Vd। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t टाइम लगता है तो हम लिख सकते हैं Vd इक्वल टू L बाई टी। मतलब ये लेंथ L है, वेलोसिटी जो है वो है Vd और L है डिस्टेंस। तो टाइम जो लगेगा इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए वो है Vd इक्वल टू L बाई टी।
T। और अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू L, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। अब मान लो कि इस कंडक्टर का N जो है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नंबर है इस रीजियन में, इस वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम जो है वो है L इंटू ए, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N इक्वल टू हो गया L इंटू ए इंटू N। So total amount of free charge present here is equal to n into charge of each electron। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट वो हो गया L इंटू ए इंटू एन इंटू ई। ये है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट। अब मान लो कि करंट फ्लो होने का कारण यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन्स है सारे इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके इधर चला गया, मतलब यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन था वो अब यहाँ पर L लेंथ में चला गया, यहाँ का सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके उधर चला गया करंट फ्लो होने का कारण। तो करंट कितना होगा? अगर टाइम t है तो करंट हम लिख सकते हैं Q बाई टी और इक्वल टू L इंटू ए इंटू एन इंटू ई बाई टी, और हम लिख सकते हैं I इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ए, और L बाई टी इसका मतलब है VD। देयरफॉर करंट का साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन हमें मिला वो है NEA इंटू VD। ये है ड्रिफ्ट स्पीड का साथ करंट का रिलेशन। करंट इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट का एक्सप्रेशन जो मिला वो है NEA इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। अब देखो हम कूलॉम्स लॉ पे आएंगे इस कैलकुलेशन से। क्या है इस कैलकुलेशन? तो देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन है, तो उस एक्सप्रेशन को हम अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? I इक्वल टू होगा N इंटू ई इंटू ए, और VD का एक्सप्रेशन वो है E इंटू ई इंटू टाउ बाई M। तो क्या हो गया? N इंटू स्क्वायर, N इंटू स्क्वायर इंटू टाउ बाई M इंटू ए इंटू ई। और हम देखो लिख सकते हैं कि I बाई ए इज इक्वल टू N इंटू स्क्वायर इंटू टाउ बाई M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। और I बाई ए कितना होता है? I बाई इक्वल टू होता है J करंट डेंसिटी, मतलब करंट डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो हमें मिला, करंट डेंसिटी का साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है J इज इक्वल टू N इंटू स्क्वायर इंटू टाउ बाई M इंटू ई। इसको हम लिखते हैं देखो सिग्मा इंटू ई, जहाँ सिग्मा क्या है? सिग्मा इक्वल टू है N इंटू स्क्वायर इंटू टाउ बाई M। इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। ये है एक मटेरियल का कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन हमें मिल गया सिग्मा इक्वल टू N इंटू स्क्वायर इंटू टाउ बाई M। और ये जो रिलेशनशिप है J इक्वल टू सिग्मा ई, ये है
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। क्योंकि देखो इस लॉ से, ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी से हमें करंट मिल जाएगा। यहाँ से हम ओहम्स लॉ को ला सकते हैं। J इक्वल टू होता है I/A, सिग्मा इंटू E इक्वल टू होता है V/L। तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू L/A सिग्मा इंटू I, और सिग्मा 1/सिग्मा जो होता है वो होता है रो, जहाँ रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। ये तुमने पहले पढ़े हो कि रेजिस्टिविटी, उसका एक्सप्रेशन ही पता नहीं था। तो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या है, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन होगा M/N² इंटू टाउ। तो हम इसको 1/सिग्मा को रो लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू मिल गया रो इंटू L/A इंटू I। और रो L/A क्या होता है, ये तुमने क्लास 10 में भी पढ़े हो कि रो L/A होता है R। सो V इक्वल टू मिल गया हमें RI, जो कि है हमारा वेल नोन ओहम्स लॉ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होता है, ड्रिफ्ट स्पीड कितना होता है, मोबिलिटी क्या है, करंट का साथ ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन क्या है, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, और ओहम्स लॉ का एलिमेंट्री फॉर्म मतलब J इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू E, और हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ से देखो बहुत कुछ यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं, रिजल्ट कॉन्क्लूशन ले सकते हैं। जैसे कि देखो सिग्मा कंडक्टिविटी, कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्ट करेगा, जिसका N मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो अच्छे से कंडक्ट करेगा। टाउ जिसका ज़्यादा होगा, टाउ ज़्यादा होने का मतलब है दो कॉलिशन का बीच में टाइम गैप ज़्यादा, मतलब कॉलिशन रेट कम। अगर कॉलिशन रेट कम होगा तो उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब एक्सीलरेशन सेम है, जितना टाइम ज़्यादा हम अलाउ करेंगे उतना ही ज़्यादा वो वेलोसिटी गेन करेगा। तो उसका एवरेज वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा हो जाने से करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत सारे रिलेशन हम यहाँ से इन सारे एक्सप्रेशन से बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब रिलेशन को अच्छे से देखो और किसका साथ क्या रिलेशन है इसको अच्छे से समझो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, वहाँ पर लिख सकते हो कुछ भी डाउट तुम्हारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।